एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। इस लॉ को 1864 में टू केमिस्ट गुलबर्ग एंड पीवेज ने इस लॉ को प्रपोज किया था और इसका नाम लॉ ऑफ मास एक्शन रखा है। लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट को जानने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म इसको याद करना ज़रूरी है, ताकि इस टर्म को हम पहले समझें और उसके बाद इसका स्टेटमेंट आसानी से हमें समझ आ जाएगा। और वो टर्म ये है कि एक्टिव मेस क्या है। एक्टिव मेस के बारे में कहा जाता है कि 1 dm³ डाइल्यूट सोल्यूशन में, यानी 1 dm³ यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 dm³ होना चाहिए और इसके बाद डाइल्यूट होना चाहिए, यानी 1 dm³ डाइल्यूट सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मेस कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन 1 dm³ डाइल्यूट सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्टिव मेस। एक्टिव मेस को डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर हम किसी भी जो है ना केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो इट मीन्स दैट इट इंडिकेट फॉर द एक्टिव मेस। इसके बाद इसके स्टेटमेंट क्या है। इसके स्टेटमेंट में लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हमेशा उसके एक्टिव मेसेस ऑफ द रिएक्टेंट के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के हिसाब से रिएक्टेंट जो है वो जो है ना कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। जिस तरह प्रोडक्ट है तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में ये लॉ कहता है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मेसेस ऑफ द रिएक्टेंट के। अगर रिएक्टेंट में एक्टिव मेसेस ज्यादा होंगे यानी तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, यानी रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट में एक्टिव मेसेस ऑफ द रिएक्टेंट कम होंगे केमिकल रिएक्शन में, यानी एक्टिव मेसेस की मकदार कम होगी, तो इसका मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। जैसे कि मैंने लिखा कि इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मेसेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसके बाद हम एक और टॉपिक को भी तैयार करते हैं इसी से रिलेटेड, जो एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यानी लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल अक्सर पूछते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KCB कहते हैं। तो इसको हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ये एक जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन है और जिसमें क्या है, A मोल ऑफ A है, B मोल ऑफ B, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D की फॉर्मेशन होता है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि RF से रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मेसेस ऑफ A एक्टिव मेसेस ऑफ B। अब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम KF लगाएंगे, और KF क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मेसेस ऑफ द C एंड एक्टिव मेसेस ऑफ द D, यानी रिएक्शन का रिवर्स जाने का जो रेट है वो डिपेंड करेगा एक्टिव मेसेस ऑफ द C और एक्टिव मेसेस ऑफ द D के। यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो KR लगाएंगे, और KR क्या चीज है, वेयर KR इज द रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज में यानी या इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होगा। तो ऐसे में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है, KF एक्टिव मेसेस ऑफ द A एक्टिव मेसेस ऑफ द B, और जो कोफिशिएंट है इनको हमने पावर में लिखा, और इसी तरह से KR है रेट कांस्टेंट है एक्टिव मेसेस ऑफ द C एक्टिव मेसेस ऑफ द D, इनके कोफिशिएंट को पावर में लिखा। इसके बाद इनको हम क्या करेंगे,
ऑन रीअरेंजिंग, इनको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, KF डिवाइड बाई KR होगा, और विच इज इक्वल टू दी एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मैसेज ऑफ क्या है, रिएक्टेंट होगा। और इन दोनों को KF और K डिवाइड बाय KR को हम क्या कहेंगे, KC का नाम देंगे। तो KC किसके बराबर हो गया, द कंसंट्रेशन ऑफ या द एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मैसेज ऑफ क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसी तरह से हमने KC को डिराइव की, और KC क्या है, इट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम KC को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट इज नोन एज द KC भी आप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं KC के यूनिट के हवाले से। देखिए, KC बेसिकली एक रेशो का नाम है, तो नॉर्मली KC का यूनिट हो भी सकता है और KC का यूनिट नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 केसेस मेंशन किया। तो केस नंबर 1 क्या है, KC का यूनिट कब नहीं होगा, तो मैंने यहाँ लिखा, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे उस वक्त KC का कोई यूनिट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर और 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर देखें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता। अब आप देखिए, इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी 2 है। हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट करेंगे। अब इनके जगह में इनका जो है ना कंसंट एक्टिव मैस को हम मोल पर डीएम क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह वाटर के जगह में मोल पर डीएम क्यूब, और कार्बन मोनोऑक्साइड के जगह में मोल पर। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से, तो नेट यूनिट हमारे पास क्या होगा, नो यूनिट होगा। इसका मतलब ये है कि बात इसको याद करना इस तरह से है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर होंगे तो उस वक्त KC का कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा बराबर नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, KC का लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ यूनिट होगा। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास रिएक्शन है जहाँ पर N2O4 है और ये 1 मोल है, और ये डिकम्पोज होता है और हमारे पास 2 मोल ऑफ NO में। अब इसका KC लिखेंगे, देखिए आप, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है इसको हमने पावर में लेके किया, इसका कोफिशिएंट 1 ही था तो नहीं लिखा। अब यहाँ देखिए, हमारे पास NO2 की जगह में मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास देखें मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास पीछे बचा। तो इस केस में KC का जो यूनिट होगा वो मोल पर डीएम क्यूब होगा। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आया होगा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं होंगे तो उस वक्त KC का यूनिट होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे तो उस वक्त KC का कोई यूनिट नहीं होगा।